राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज दीपिका मलिक जो आंचल की छाँव एनजीओ की अध्यक्षा हैं, आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि समाज सेवा के क्षेत्र में 10 वर्षों से सक्रिय दीपिका मलिक को कहाँ कहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ा और समाज सेवा करना आज के समय में कितना सही है, कितना गलत है, और सही है तो क्यों है, और अगर गलत नज़र आया तो क्यों नज़र आया। दीपिका मलिक 10 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहने के साथ साथ विभिन्न कमेटियों की भी सदस्य बनाई गई हैं। इनके अच्छे काम के कारण इनके एनजीओ द्वारा जो बेहतरीन काम किया गया है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इस हेतु उन्हें विभिन्न सरकारी कमेटी में भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया और ये बखूबी अपने दायित्व का निर्वाह कर रही हैं। आंचल की छाँव एनजीओ की अध्यक्षा दीपिका मलिक का स्वागत है। दीपिका जी, आज आपका राष्ट्र प्रथम में स्वागत है। आप ये बताइए कि आप 2009 में अपना एनजीओ आंचल की छाँव को रजिस्टर्ड कराया, अब आज उसके 10 वर्ष हो गए। आपने इन 10 वर्षों में विभिन्न कमेटी में आप सदस्य हैं। पहले आप ये बताइए कि आप सरकारी नौकरी में ना जाकर कोई और व्यापार न कर समाज सेवा के क्षेत्र में ही क्यों आई? ऐसा है, बचपन से ही ना मुझे काफ़ी लोगों की मदद करते हुए बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने भी मतलब मेरा साथ दिया। उन्होंने, जब मैंने उनको बोला कि मुझे सोशल वर्क करना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की मदद करते हुए, तो उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने भी कहा कि नहीं, तुम्हें जितनी मदद कर सकते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बस ऐसे ही मैं धीरे धीरे सबकी मदद करती रही और फिर मैंने अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम मेरी बेटी का नाम आंचल है, उस नाम से मैंने आंचल की छाँव रखा। और मैं धीरे धीरे बस ऐसे ही बढ़ती गई, लोगों की मदद करती रही। लोकल में भी केसेस आने लग गए, जैसे वुमेन पे कोई अत्याचार होता है तो वो भी हमारे ऑफिस में आते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम है, तो हम बिल्कुल निःशुल्क सेवा करते हैं। कभी भी हमने कुछ भी नहीं रखा कि हमें कुछ चाहिए, बस हम निस्वार्थ सेवा करने में विश्वास रखते हैं और हमने बहुत आगे बढ़कर सबका मदद करी है। दीपिका जी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। आपकी एनजीओ आंचल की छाँव ने भी एक अपनी पहचान बनाई है, इसीलिए आज राष्ट्रीय चैनल कात्यायनी पर हम आपसे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में विशेष रूप से आपको आमंत्रित किया, ताकि समाज में जो महिलाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, राष्ट्र निर्माण की दिशा में, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रही हैं, तो उन महिलाओं को भी समाज और राष्ट्र में आगे लाना चाहिए। यह राष्ट्र सर्वप्रथम टीम का उद्देश्य है और आप जो लगातार काम कर रही हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों को काफ़ी राहत मिला है, और अभी आप स्लम क्षेत्र में भी बच्चों को पढ़ा रही हैं और कोरोना काल में भी आपने काफ़ी बढ़ चढ़ कर अपने समाज सेवा की, जिसके कारण आपकी एक अलग ही छवि कोरोना काल में भी उभर करके सामने आया। दिल्ली पुलिस की अमन कमेटी हो या थाना लेवल कमेटी हो या वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जिला कमेटी हो, आप सभी कमेटी में महिला प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करती हैं और आपकी आवाज़ सुनी जाती है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने आपको कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण से संबंधित अगर कोई भी शिकायत
मिलती है तो उसकी जांच के लिए पुलिस की जो कमेटी है, जो पुलिस के अंदर काम करती है, आपको उस कमेटी में भी सदस्य के रूप में लेकर के आई है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भरोसा किया जा रहा है। तो आप ये बताइए, जो कि आप जब इस तरीके का काम करती हैं तो इसमें तो काफ़ी समय लगता है, तो एक बगल जो है सो यह सारी कमेटियाँ, दूसरे बगल आपका परिवार, फिर आपका अपना जीवन, तो किस तरीके आप तालमेल स्थापित करती हैं? ऐसा है जी, मेरे ना परिवार वाले भी बहुत मेरा साथ देते हैं हर काम में। और एक जो हमारी जो संस्था का एक ऑफिस है वो क्लस्टर एरिया में भी है, चूना भट्टी, जिसमें हम बच्चों को निशुल्क पढ़ा रहे हैं, ताकि वो हमारे देश का भविष्य है और वो अच्छा पढ़ें, जिससे कि देश उज्जवल हो। और उसको हम बिना मतलब निशुल्क उनको पढ़ा रहे हैं। और उनके हम कैंप्स भी लगाते हैं, ड्राइंग कंपटीशन, उनको योगा, हर तरह का हम उनको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। तो दीपिका जी, आपने सही बताया कि आप स्लम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपने पीछे जो है सो काफ़ी वस्त्र वितरित किया था और आपने ड्राइंग की प्रतियोगिता भी आप करवाई थी। तो जरा सा आप ये बताइए कि आपने अब तक किस किस प्रकार का काम अपने एनजीओ के माध्यम से किया है, ताकि देश की जनता यह जान सके और नई पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके। ऐसा है, जो हमारी संस्था है वो जैसे कोई बुजुर्ग आ जाए या बच्चा आ जाए या फिर वुमेन का कोई भी केस हो, तो हम सभी को ही लेते हैं। मतलब सब में हम मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बुजुर्गों के भी काफ़ी केसेस आते हैं, जिनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं, तो हम उनको एक आश्रम में, वृद्धा आश्रम में मतलब जाके उनको रखते हैं और उनकी वहाँ पे देखभाल करवाते हैं। और जैसे कि वुमेन्स का भी हम बहुत कार्य कर रहे हैं। वुमेन्स की हर तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जैसे कि उनकी मतलब ससुराल से कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर उनके माँ बाप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं बच्चों से, वैसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास। और हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको आगे लेके जाते हैं। कोरोना काल में भी हमारी संस्था ने बहुत अच्छे कार्य करे हैं। हमारे मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर मेरे साथ काम करते हैं, तभी मैं इतना बढ़ पाई हूँ। मेरे मेंबर्स मुझे बहुत सहयोग देते हैं और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इसमें जब मैंने शुरू किया था, ये अपनी संस्था शुरू करी थी, तो ललित सुमन जी ने भी मेरा बहुत साथ दिया, मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करा। मैं कभी भी उनसे बात करती थी कि मुझे ये करना है, तो वो मुझे हमेशा, मेरे को इनसे बहुत प्रेरणा मिली है। ये मुझे हमेशा प्रेरित करते थे कि नहीं दीपिका जी आप बढ़ो, आप कर सकते हो। कई बार मैं वो हो जाती थी कि नहीं कैसे करूँगी, बहुत कठिनाइयाँ हैं वुमेन्स को लेके जाना, उनको पुलिस स्टेशन लेके जाना, उनकी हक की लड़ाई लड़ना, ससुराल वालों को बुलाकर बीच में समझाना, आपस में दोनों की इनका घर बस जाए किसी तरीके से। तो मैं कई बार इतनी कठिनाइयों में आके भी मैं कई बार थोड़ा हो जाती थी कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ललित सुमन जी मतलब हमेशा आकर मुझे प्रेरित करते रहे कि नहीं नहीं बेटा, तुमसे सब हो पाएगा, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं इसलिए ललित सुमन जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस संस्था को बढ़ाने में भी ललित सुमन जी का बहुत बहुत बड़ा हाथ है कि मैं यहाँ तक जो पहुँच पाई हूँ। मैं इनको दिल से इनका आभार करती हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौट करके हम आएंगे तो बात करेंगे एनजीओ आंचल की इच्छाओं की अध्यक्षा दीपिका मल्लिक से। इन्होंने बात में बहुत सारी तारीफ कर दी है। ललित सुमन किसी तारीफ का हकदार नहीं है। ललित सुमन का तो काम है लोगों को प्रेरित करना। आप कहीं जाए नहीं, ब्रेक से लौट के आते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे।
22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। उत्तरी दिल्ली नगर निगम औद्योगिक क्षेत्र के समस्त निवासियों के लिए एक शुभ सूचना है कि अब आपका औद्योगिक क्षेत्र का लाइसेंस केवल 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसमें आपका ऑनरशिप प्रूफ, डीपीसीसी का सर्टिफिकेट, एनओसी, फायर की और उसके साथ आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन। इन सब को आप जब अपलोड कर देंगे तो इसी आधार पर आपका लाइसेंस आपको ऑन क्लिक मिलेगा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इसका रिन्यूअल को भी बहुत सरलीकरण किया है। आप लोग अपने औद्योगिक क्षेत्र की जितने भी कंफर्म हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके अंदर आप प्रत्येक तल पर भी लाइसेंस ले सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी इस सुविधा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम लोग बात कर रहे थे और एनजीओ आंचल की छाव की अध्यक्षा दीपिका मलिक से जो बता रही थी जो कि किस प्रकार से कठिनाइयों का कभी कभी अनुभव हुआ और समाज द्वारा इन्हें प्रेरित किया गया और आज वो एक सफल एनजीओ की अध्यक्षा हैं और जिसका नाम भारत की राजधानी दिल्ली में गूंज रही है। और संयोग से ये है आज जो ड्रेस धारण कर रखी हैं ये भी जो है सो एक सैनिक के वर्दीधारी का रूप है। और आपको भी आज यह जान करके आश्चर्य लग रहा होगा कि राष्ट्रीय चैनल का एंकर आज पूरे भारतीय वेशभूषा में आज आपके सामने है। जो कभी टाई सूट और विभिन्न ड्रेसों में हुआ करता था आज भारतीय परंपरा से ओतप्रोत आपके बीच में है। तो हम बात करते हैं दीपिका मलिक जी से जो एनजीओ आंचल की छाव की अध्यक्षा हैं। दीपिका जी ये बताइए कि आप जो है सो काफ़ी काम कर रही हैं और आपको जो है सो कीर्तिनगर में जब महिलाओं से संबंधित कोई मसला होता है या वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के किसी भी थाने में महिलाओं से संबंधित अगर कोई मामला पहुंचता है तो आप वहां काउंसलिंग भी करती हैं प्लस आप वहां जा करके उस मामले को भी देखती हैं। तो आपने ये भी बताया कि आपके यहाँ जब कोई महिला अपनी समस्या लेकर के आती है तो सम्मन भी आता है न्यायालय से और आपको जाना पड़ता है तो बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता होगा। तो उस समय में आप क्या महसूस करती हैं? कुछ नहीं, उस समय कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं। कोर्ट के सम्मन भी आ जाते हैं और कोर्ट जाना भी पड़ता है। पर यही होता है कि चलो अगर हमारे समझाने से किसी का घर बस जाए। हम यही चाहते हैं कि किसी भी महिला को मतलब कि कुछ सहना ना पड़े। हम कोशिश करते हैं आपकी महिला की जो हमारे पास किसी विश्वास के साथ आई हैं तो हम उसकी पूरी मदद कर सकें। ये मदद तो आप कर ही रही हैं और उससे काफ़ी महिलाओं का कल्याण भी हुआ है। कई सारे मामले आपने अपने प्रयास से सुलझाया भी है। अभी मुझे पता है जो कि एक महिला का जो है सो मसला था, एक्सीडेंट का मसला था, उसमें भी आपने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और न्याय मिला। हम ये जानना चाहते हैं जो कि आज जो युवा पीढ़ी है खास करके जो आधी शक्ति है नारी है और युवा पीढ़ी जो लड़कियां हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो कि उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों को युवा है जो उनको पढ़ना जरूर चाहिए क्योंकि अगर पढ़ाई होएगी तो हम हर चीज़ से आगे लड़ सकते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ एक बोल्डनेस होनी चाहिए कि किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है तुम्हारे साथ
तो आगे बढ़कर उसको बोलना चाहिए कि हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ना कि अंदर अंदर घुट घुट कर उसको सहना चाहिए। ये एक बड़ा ही कठिन समय होता है जो कि एक नारी अपने परिवार में ही प्रताड़ित की जाती है और वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाती, क्योंकि उसके परिवार में यह सिखाया जाता है, बताया जाता है, जो बेटी आप अपने जहाँ आपकी शादी हुई है आप वहीं जा कर करके एडजस्ट करो, एडजस्ट करना सीखो। और दूसरी बगल उस लड़की पढ़ी लिखी है, काफ़ी एजुकेशन उसने अर्जित किया है, वो चाहती है हम अपने टैलेंट का उपयोग करें, हम भी इस दौर में आगे बढ़ें। और कई परिवारों द्वारा तो सहयोग किया जाता है और महिलाएं आगे निकल करके आती हैं, लेकिन कई परिवारों द्वारा जो है सो उन्हें कहा जाता है जो आप घर को ही संभालो, घर में ही रहो, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इस सब तरीके की समस्याएं लेकर महिलाएं आपके पास आती हैं तो आप उन्हें किस तरीके से चेंज करती हैं, उन्हें समझाती हैं? मैं यही बोलती हूँ महिलाओं को कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो कृपा करके बोलिए कि हाँ हमारे साथ ये हो रहा है। कुछ अंदर रखने की बात नहीं है, अगर आप अंदर रखोगे तो वो और ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। और अगर मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि हर कोई ससुराल वालों को अगर वो अपनी बहू को बेटी समझने लग जाएंगे तो ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपने सुना कि आंचल की छाव एनजीओ की अध्यक्षा दीपिका मलिक ने साफ शब्दों में कहा है कि आप अपनी बात को सामने लाने का प्रयास करें, ना कि आप उसे दबाने की कोशिश करें। अगर आप अपनी भावना को, आप अपनी सच्चाई को दबाने का प्रयास करते हैं तो अंदर ही अंदर वह आपके लिए घातक बनता चला जाएगा और एक दिन वह काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी बात सामने रखिए और रख करके जो एक सही सकारात्मक दिशा है उसे आप प्राप्त कीजिए। और महिलाओं को, लड़कियों को उन्होंने यह भी बताया आज राष्ट्र प्रथम के माध्यम से जो उन्हें शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। बगैर शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए शिक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में दीपिका मलिक जी आई, आकर करके उन्होंने बड़े ही विस्तार से सारी बातें आपके सामने रखा है और आगे भी वह आपको बताती रहेंगी। इनका एनजीओ यहीं रमेश नगर में है और आपको भी अगर कोई समस्या हो, महिला से संबंधित समस्या हो, बच्चे से संबंधित कोई समस्या हो या बुजुर्गों से संबंधित कोई समस्या हो तो आप आंचल की छाव एनजीओ का सहयोग ले सकते हैं। दीपिका जी आप पधारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक नया रास्ता मिलेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। प्रतिदिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
5,540 करोड़ की लागत वाले पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का देश के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु परियोजना का शिलान्यास किया। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 5,540 करोड़ रुपए की लागत से पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को देश के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अस्पताल का निर्माण कार्य 3 चरणों में होगा। साथ ही इमरजेंसी मरीज देश के किसी भी कोने से हेलीकॉप्टर द्वारा इलाज के लिए पीएमसीएच आ सकते हैं। यहाँ जो पीएमसीएच है वो किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा। एक हिस्से में काम करेंगे, पीएमसीएच का काम चलता रहेगा और उसी तरह से 3 फेज में हम लोग बना देंगे। किस तरह से हेलीकॉप्टर से भी लोग आएंगे, अगर कोई गंभीर स्थिति में है उनको आए इमरजेंसी स्थिति में, तो वो उसका भी इंतजाम किया गया। तो हर प्रकार से लोगों के आने का, और यहाँ पर जो लोग भी रहेंगे, जो गाड़ियाँ रहेंगी, उनको बहुत सारी गाड़ियों को भी रखने का, इस तरह से आएंगे ताकि हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेज किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा। सब लोग अपना काम करेंगे और बाहर से जो चिकित्सा कराने के लिए आएंगे उन सब लोगों का भी प्रॉपर इंतजाम रहेगा और किसी को यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस तरह से एक एक चीज को हम लोगों ने सोच लिया। बिहार विधानसभा के 100वां साल पूरा होने पर आयोजित समारोह में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र को अत्यधिक सुदृढ़ बनाने में विधानमंडल के सदस्यों की भूमिका पर परामर्श अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी भूमिका के बारे में सब लोगों को समझना चाहिए, सबको मिलकर काम करना है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता मालिक है और निर्वाचित होकर आने वाले लोग उनके सेवक हैं। लोकतंत्र में जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी भूमिका, ये बहुत अच्छी बात है। आखिरकार लोकतंत्र के कारण ही तो सभी विधायक हैं और विधान पार्षद हैं। लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने में उनकी जो भूमिका होनी है उस पर परामर्श। मालिक आम लोग हैं, जनता है, और बाकी लोग जो निर्वाचित होकर के आते हैं प्रतिनिधि और जो सरकार में आते हैं वो उनके सेवक हैं। ये कोई नहीं सोचे कि सरकार में आ गए तो हम ही पावरफुल हैं, बल्कि वो तो सेवक हैं, बाकी सब प्रतिनिधि हैं और मालिक तो जनता है। तो उनकी सेवा करने के लिए सब लोगों को एक मौलिक रूप से बिल्कुल कमिटमेंट होना है। नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के साथ धान अधिप्राप्ति कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पंचायत आम चुनाव से संबंधित तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बिहार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष सहित सभी वरीय पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में कार्य संस्कृति एवं समन्वय की बैठक की गई। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को विभाग से संबंधित लंबित मामलों के प्रति शपथ पत्र को हाई कोर्ट में जल्द से दाखिल करने का निर्देश दिया। अररिया के जिलाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच ने सदर अस्पताल में लगे सीटी स्कैन मशीन का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को उचित सुविधा प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन, पल्स पोलियो, चमकी बुखार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आदि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर के वैक्सीनेशन की तैयारियों की भी समीक्षा की। बेतिया के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। उन्होंने विभिन्न कार्यालयों विभागों में कार्यरत कर्मियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ ससमय दिलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी अंचल अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने ई मोटेशन के लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन का सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावी ढंग से कार्य करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पथरघाट प्रखंड मुख्यालय में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं थाना भवन निर्माण हेतु चिन्हित भूमि का स्थल निरीक्षण किया एवं संबंधित रैयतों से सहमति के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। नीतीश सरकार में कुल 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली।
जिसमें बीजेपी के शहनवाज हुसैन, जेडीयू के संजय झा का नाम भी शामिल है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार होने के साथ ही नए मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो गया। शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बनाए गए हैं तो संजय झा ने जल संसाधन, सूचना व जनसंपर्क मंत्री के पद का कार्यभार संभाला है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। सभी पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व का पालन करते हुए बिहार की सेवा करें। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। मैं सब लोगों को बधाई देता हूं और सब पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें। ये हम सबसे ही आग्रह करेंगे और सब लोगों के विभाग का भी निर्णय किया जा चुका, हमने कर दिया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने लंबित वेतन मिलने और वर्षों से निगम में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश को पारित करने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी जी का सम्मान किया और कहा कि वो पहले से और भी बेहतर तरीके से दिल्ली को स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। हम सब साथी छैल बिहारी जी का मान सम्मान करने आए हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी एक कठिन दौर में बहुत समस्या का हल निकाला है। हमारे जो सफाई कर्मचारी 15-15, 20-20 साल से जो कच्चे चल रहे थे, उनको नियमित करने का आदेश पारित किया है। इस विषय में लेके हम समस्त यूनियन के अध्यक्ष श्री सुभाष खैरेला जी स्वागत करने आए हैं छैल बिहारी जी का। देखिए, अभी आपको जैसा पता है कि बीच में समस्या आई सैलरी पक्ष को लेके, क्योंकि नगर निगम जो चलता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत चलता है और राज्य सरकार कहीं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी राज्य सरकार अभिभावक सरकार होती है और जब अभिभावक सरकार होती है उसकी जिम्मेवारी होती है कि जो उसके अंतर्गत आने वाले नगर निकाय हैं वो सुचारू रूप से चलें और जो नगर निकाय के जितने भी कर्मी हैं और खास तौर से सफाई कर्मी, क्योंकि सफाई कर्मी किसी भी नगर निकाय की रीढ़ की हड्डी होते हैं और वो कैसे चलें, उनकी सैलरी की व्यवस्था कैसे हो, उनकी और जो फैसिलिटी बेनिफिट्स हैं उनकी कैसे व्यवस्था हो, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है जो थोड़ा सौतले रवैया अपना के बैठी हुई है। अभी उसी सैलरी की समस्या को लेके हमारे निगम कर्मी, खास तौर से हमारे सफाई कर्मी, जिनको मैं रीढ़ की हड्डी बोलता हूँ, जो मेरे दिलों में, हम उनके दिल में बसते हैं, वो लोग अभी हड़ताल पे चले गए। और हड़ताल करना कोई गलत बात नहीं है, एक स्वाभाविक है। जिसके घर में रोटी नहीं जाएगी, जिसके थाली में खाना नहीं जाएगा, जिसके परिवार का पालन नहीं होगा, वो सड़क पे आएगा। और यही बात हम केजरीवाल जी के द्वार पे बैठ के बोल रहे थे कि अगर हमारा निगम कर्मी रोड पे आ गया तो बहुत ज्यादा आगे समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो जाएगी, पूरी दिल्ली की जनता को समस्या पैदा होगी। लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं करी। इसी के तहत जो उनकी मांगे जायज हैं सारी, और मैं फिर आपके माध्यम से दोबारा कह रहा हूं, हमारे जितने भी सफाई कर्मियों की मांगे हैं वो सारी जायज हैं कि एक भी मांग ऐसी कोई नाजायज नहीं है जिसको हम अदरवाइज लें। तो उन्होंने एक स्वाभाविक तौर से अपने हड़ताल पे गए, अपनी बात रखने का तरीका सबको है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सबने कार्य किया, अपनी बातें रखी। फिर हम उनके साथ बैठे, हमारे बीच में सुभाष खरालिया जी हैं और भी अन्य यूनियन हैं हमारे सफाई कर्मियों की, सभी के साथ बैठ के मिलजुल के हमने फैसला किया और जो पुरानी पेंडिंग डिमांड्स थी उन पुरानी पेंडिंग डिमांड्स को पूरा करना शुरू कर दिया हमने। जैसे FR 17 था वो खत्म करा तुरंत फटाफट से, 2 दिन का टाइम बाउंड तरीका था। इसी तरीके से सारा टाइम बाउंड तरीके से सारी समस्याएं हम हल करने जा रहे हैं और मैं आश्वासन दे रहा हूं अपने सफाई कर्मियों को, अपने यूनियन के सभी नेताओं को, आप निश्चिंत रहिए। बीजेपी की सरकार, आदरणीय आदेश गुप्ता जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम सारे कार्य कर रहे हैं। सारा नगर निगम आपके साथ खड़ा हुआ है। आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं और उन समस्याओं को तुरंत निपटारा चरणबद्ध तरीके से किया जाए। भूख हड़ताल 7 तारीख से चल रही थी, काफी संघर्ष किया, काफी लड़ाइयाँ हुई, बोलचाल भी हुई और बहिष्कार भी किया मीटिंगों का। जब हमें अच्छा नहीं कुछ मिल रहा था तो हमने उसका बहिष्कार किया मीटिंग का। जब हमारी बैठ करके मेयर साहब से, JP भाई से और हमारी छैल बिहारी गोस्वामी जी से मीटिंग हुई, स्थायी कमेटी के चेयरमैन है ये, और बैठ करके भी कुछ बातचीत हुई, उन पे सुलह हुई, इन्होंने हमारी बातों को माना। और जब हमारी बातों को माना तो हमने हमारे से इन्होंने कहा कि भाई अब खैराली जी हड़ताल को खोल दिया जाए और दिल्ली को साफ सुथरा कर दिया जाए। तो सर हमने उसी टाइम वहां से ऐलान करा कि भाई जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं और जितने भी हम नेता भी
इस दिल्ली को साफ करके 2 दिन में एकदम स्वस्थ बना देंगे। ये हमने इनसे वादा किया था और वो वादा हमने इनका पूरा किया। मैं गोस्वामी जी से ये आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि जो आपने वादा किया है आप भी इस पे खरे उतरे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।